नमस्कार, प्राइम टाइम एक्सक्लूसिव में आप सभी का बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं सऊद मोहम्मद खालिद। आज हम प्राइम टाइम एक्सक्लूसिव की शुरुआत आज की एक बड़ी खबर या यूं कहें कि एक बहुत बड़ी चेतावनी के साथ करने जा रहे हैं, क्योंकि कोरोना महामारी से जूझ रहे देश में अब कोरोना के साइड इफेक्ट दिखने लगे हैं। जी हां, कोरोना के ये साइड इफेक्ट वाकई बहुत ज्यादा खतरनाक है। लोगों पर संक्रमण का असर इस कदर खतरनाक हो चला है कि लोग कोरोना की वजह से और ज्यादा परेशान हो रहे हैं। कोरोना लोगों के आंख, कान, नाक और मुंह तक को खत्म कर दे रहा है। यकीन ना हो तो देखिए हमारी यह बेहद एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। माइकोसिस एक तरह का फंगल इन्फेक्शन है जो नाक और आंख से होता हुआ दिमाग पर अटैक करता है। ये फंगल इन्फेक्शन इतना खतरनाक है कि या तो ये हमेशा हमेशा के लिए आंखों की रोशनी छीन लेता है या फिर मरीज की सांसों की डोर तोड़ देता है। गुजरात के सूरत में कोरोना ने कहर ढा रखा है, लेकिन अब इसी सूरत में बहरूपिया कोरोना ने अपने शिकार का तरीका बदल लिया। सूरत में 15 दिन के अंदर 40 से ज्यादा केस म्यूकोरमाइकोसिस के आए हैं, लेकिन हैरानी इस बात की है कि इन 50 केसों में से 8 मरीजों की आंख निकालनी पड़ी है और इसकी सबसे बड़ी वजह बना है फंगल इन्फेक्शन म्यूकोरमाइकोसिस। ये म्यूकोरमाइकोसिस करके एक फंगस का इन्फेक्शन है। जनरली ये रोग प्रतिकारक शक्ति जिनकी कम होती है उन पेशेंट्स में, उन दर्दी में होता है। अभी अभी कोरोना और डायबिटीज़ की वजह से जिन लोगों को तकलीफ हो रही है उनमें ये बहुत ही जल्दी फैल रहा है और बहुत ही चिंताजनक स्तर से इसका प्रमाण बढ़ रहा है। ये जनरली हमारे नाक से शरीर के अंदर प्रवेश करता है। नाक के अंदर दर्द होता है, नाक के अंदर से खून गिरता है, नाक के अंदर नाक बंद हो जाता है, जाम हो जाता है। नाक के आसपास का विस्तार, दांत है, मुंह है, उसके ऊपर दर्द होने लगता है। आंख में सूजन आती है, आंख से पानी गिरता है, आंख में दृष्टि में कमजोरी होती है, आंख में दर्द होता है, सर में दर्द होता है। ये सब उसके लक्षण हैं। कोरोना की दूसरी लहर में म्यूकोरमाइकोसिस पहले से ज्यादा खतरनाक और जानलेवा होकर लौटा है। कोरोना से संक्रमित मरीज आंख दर्द, सिर दर्द को अगर नजरअंदाज करता है तो ये उसकी जान पर भारी भी पड़ सकता है। गुजरात के साथ साथ महाराष्ट्र में भी म्यूकोरमाइकोसिस ने लोगों को अपनी चपेट में लिया है। कोविड-19 के मामले महाराष्ट्र में जहां देश भर में सबसे ऊपरी पायदान पर है, वहीं अब कोविड मरीजों में म्यूकोरमाइकोसिस का खतरा भी बढ़ने लगा है। महाराष्ट्र में अब तक इस कारण 9 मरीज आंखें गंवा चुके हैं। जानकारों के मुताबिक कोरोना ठीक होने के बाद ये फंगल इन्फेक्शन पहले साइनस में होता है। इसके बाद फंगल इन्फेक्शन 2 से 4 दिन में ही आंखों पर अटैक करता है और अगले 24 घंटे के भीतर ये दिमाग पर हमला करता है। म्यूकोरमाइकोसिस नाम का यह फंगल इन्फेक्शन इतना खतरनाक है कि इसमें मरीज की आंख तक निकालनी पड़ जाती है। अभी जो दिख रहा है, तो जो मामले सामने आ रहे हैं, तो उसमें ऐसा दिख रहा है कि जो लोग ट्रीटमेंट कोविड के लिए ले रहे हैं और वो उनके बाद जो उनको जो छुट्टी दी जा रही है या जो अपने आईसीयू में थे, ऐसे लोगों में कुछ जगह ये मामले सामने आ रहे हैं। तो इसमें जो है कि ये जो म्यूकोरमाइकोसिस जब भी होता है तो जो अपना पैलेट होता है उसमें काला दाग दिखता है या नाक के अंदर काले दाग दिखते हैं, आंख जो है उसका सूजन आया हुआ दिखता है, आजू बाजू में सूजन आया हुआ दिखता है। तो ऐसे ये म्यूकोरमाइकोसिस है, उसमें उसका टुकड़ा लेके जांच करते हैं और वो म्यूकोरमाइकोसिस है का नहीं वो पहचान जाता है। तो उसके लिए दवा है, दवा उसको एम्पुटेशन भी बोल के दवा है वो दे सकते हैं। अभी में दवा देने के बाद वो ट्रीटमेंट उसका अच्छा होता है और वो बाहर आ सकता है। खाली जल्दी करना चाहिए। अगर उससे नहीं हुआ तो ऑपरेशन करके वो माइकोसिस का जो एरिया है उसको निकाल सकते हैं। लेकिन ये जल्दी नहीं हुआ तो उसके बाद ये बढ़ सकता है और ब्रेन तक जा सकता है, उसको अवॉइड करना चाहिए। कोरोना उन लोगों के लिए खतरनाक है जिनकी इम्यूनिटी पहले से कमजोर है। वहीं कोरोना पॉजिटिव शख्स की इम्यूनिटी बहुत तेजी से नीचे आती है और यही वजह है कि ये फंगल इन्फेक्शन उन लोगों पर हमला करता है जिनकी इम्यूनिटी कमजोर होती है। फंगल इन्फेक्शन के शिकार हुए लोगों में सर में तेज दर्द, आंख लाल होना, आंख में तेज दर्द, आंखों से पानी गिरना, आंख की मूवमेंट नहीं होने की शिकायत सामने आ रही है। जानकारों का कहना है कि इस तरह के लक्षण सामने आने पर मरीज को तुरंत डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए। ये म्यूकोरमाइकोसिस जो रोग है वो सबसे पहले नाक और साइनसिस में स्प्रेड होता है। अगर इस स्टेज पे हम त्वरित अगर उसके वार्निंग साइंस को आइडेंटिफाई कर ले और सीटी स्कैन और एमआरआई की वजह से अगर उसका करके उसका अगर डायग्नोसिस कंफर्म करते हैं तो इसका इलाज इस स्टेज पे संभव है
और हम आँख में स्प्रेड होने से रोक सकते हैं। अगर ये रोग इस स्टेज पे, अगर साइनस वाले स्टेज पे अगर हमने उसको कंट्रोल नहीं किया है तो वो आँख के पिछले हिस्से में यानी कि रेट्रोबर्बल स्पेस में स्प्रेड होने की संभावना रहती है। और अगर ये रोग आँख के पिछले के हिस्से में स्प्रेड होता है तो आँख में जो लक्षण देखने को मिलते हैं वो है पलकों का नीचे आ जाना, आँख का गोला बाहर आ जाना, आँख की रोशनी कम हो जाना, आँख में डबल दिखना, आँख में दर्द होना, ये सब लक्षण के साथ प्रेजेंट होता है। कई बार अगर पेशेंट का रोग बहुत ज़्यादा स्प्रेड हो गया हो तो हमें आँख का गोला निकालना भी पड़ता है, क्योंकि अगर हम आँख का गोला ना निकालें तो ये ब्रेन में स्प्रेड होने की संभावना रहती है। और अगर ब्रेन में स्प्रेड हो तो पेशेंट की मोर्टालिटी यानी कि पेशेंट की मृत्यु की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। जानकार ये भी मानते हैं कि इस बीमारी की एक बड़ी वजह शुगर भी है। ब्लैक फंगल इन्फेक्शन खासकर ज्यादातर उन लोगों को अटैक कर रहा है जिन्हें डायबिटीज की शिकायत है, इसलिए ऐसे मरीजों को बहुत सावधानी बरतने की जरूरत है। म्यूकरमाइकोसिस उन लोगों में खासकर देखी जा रही है जिनको डायबिटीज है, दिल की बीमारी है या ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स हैं या जिनको कैंसर है और उनकी कैंसर की दवाएं चल रही हैं। ऐसे लोगों में इम्यूनिटी कम होती है कोमॉर्बिडिटीज के कारण, और कोरोना के ठीक होने के बाद शरीर का इम्यूनिटी लेवल कम होता है। ऐसे में ये जो म्यूकरमाइकोसिस है ये अपने आप को मैनिफेस्ट करने लगती है और इसके तमाम लक्षण जो कि मैंने बताए वो सब दिखने लगते हैं। तो ऐसे रोगी जिनको डायबिटीज है, दिल की बीमारी है, कैंसर है या ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है, ये विशेष ध्यान रखें और अगर इनमें कोई लक्षण दिख रहा है तुरंत अपने डॉक्टर के पास जाएं। म्यूकोरमाइकोसिस 80% डायबिटीज मरीजों पर अटैक करता है, जबकि 20% शिकार इसके दूसरे लोग होते हैं। फंगल इन्फेक्शन के लक्षण कोरोना मरीज के ठीक होने की 2 से 3 दिन में ही दिखने लग जाते हैं। सूरत के अस्पताल में भर्ती मरीज ज्यादातर सौराष्ट्र और राज्य के दूसरे क्षेत्रों से सामने आए हैं। नाक की बहुत ही बगल के अंदर आँख और मगज रहता है, तो उसके बीच में बहुत ही पतला सा हड्डी होता है, वो तुरंत ही पिघलता है और उससे से आँख में जाता है, मगज में जाता है। जब मगज में पहुंच जाता है तो तुरंत ही इसका जो है वो जीवलेण साबित होता है, प्राणघातक साबित होता है। इसलिए इसका सारवार जो है वो बहुत ही ज़रूरी है। अभी तक हमारी सारवार में चालू सारवार में 40 दर्दी है और अगले कुछ दिनों के लिए हमारे पास 60 दर्दी का वेटिंग लिस्ट है। और पूरे गुजरात से, पूरे सौराष्ट्र से, नज़दीक के महाराष्ट्र के इलाकों से हमारे पास रोज़ इंक्वायरी आके हमारा लिस्ट जो है वो बढ़ता ही जा रहा है। ऐसा नहीं है कि म्यूकोरमाइकोसिस से बचाव नहीं हो सकता, बचाव हो सकता है, बशर्ते मरीज समय से इसके लक्षण को पहचान ले और मरीज को समय से इलाज मिल जाए। ऐसे में लक्षण दिखते ही तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें, डरे नहीं। यही वो उपाय है जिससे बहरूपीय कोरोना के इस जाल से बाहर निकला जा सकता है। सूरत से वैशाली पटेल और मुंबई से विनोद जगदाले के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। कोरोना संक्रमण का हाल ऐसा है कि यह सिर्फ शरीर के अंगों पर ही नहीं बल्कि सीधे दिमाग पर भी वार कर रहा है। पोस्ट कोरोना सिम्टम को लेकर के हो रहे रिसर्च में ऐसे कई लक्षण सामने आए हैं जिनसे इंसान गंभीर रूप से बीमार हो जा रहा है। आइए आपको बताते हैं कि आखिर कौन से हैं वो लक्षण जिसका एहसास होते ही आपको भी बेहद सावधान हो जाने की जरूरत है। कोरोना वायरस की दूसरी लहर ने लोगों के मन में एक डर भी भर दिया है। कोरोना रोज हजारों की जान ले रहा है। हर रोज कोरोना नए नए रूप बदल रहा है और रूप बदलने के साथ कोरोना के लक्षण भी बदलते जा रहे हैं। कोरोना एक एक कर शरीर के हर हिस्से को टारगेट कर रहा है। कोरोना से ठीक हुए मरीज कभी हार्ट अटैक से तो कभी म्यूकोरमाइकोसिस से जान गंवा रहे हैं, लेकिन कोरोना वायरस और इसके म्यूटेशन संक्रमितों का दिमाग और नसों पर भी हमला कर रहे हैं। स्वाद और गंध न आना कोरोना के सामान्य लक्षण हैं, लेकिन इनका गंभीर असर भी हो सकता है। कई रिसर्च में सामने आया है कि कोरोना वायरस के दिमाग में पहुंचने से खतरा कई गुना बढ़ जाता है। कोरोना के लक्षणों में गंध का चले जाना या स्वाद का चले जाना एक बहुत इंपॉर्टेंट लक्षण है और ये शुरुआत से ही हम लोग देख रहे हैं मरीजों में। पिछले साल उस लहर में भी हमने ये देखा कि बहुत सारे पेशेंट्स को शुरुआत में ही लॉस ऑफ स्मेल या लॉस ऑफ टेस्ट हो रहा है, लेकिन ये भी पाया गया कि जिन लोगों को अर्ली लॉस ऑफ स्मेल और लॉस ऑफ टेस्ट होता है उनमें कोविड की बीमारी सामान्यतः कम गंभीर रहती है। सो ये एक लक्षण है और सामान्य लक्षण है कोविड का, और ऐसे लोगों को कोविड की समस्या जो है वो ज़्यादा गंभीर नहीं होती है।
कई यूनिवर्सिटी की रिसर्च में इस बात से पर्दा उठ चुका है कि कोविड दिमाग पर सीधा असर करता है, जिसका असर कभी जल्दी तो कभी लंबे समय बाद दिखाई देता है। ब्रेन फॉग भी इसी तरह की एक समस्या है। दुनिया भर में 81% से ज्यादा कोविड मरीजों में ब्रेन फॉग की समस्या सामने आई है। इसके अलावा याददाश्त से संबंधी दिक्कतें भी सामने आई हैं, जिसका कोविड के मरीजों पर खतरा बढ़ जाता है। जो ब्रेन फॉगिंग है वो महीने या कुछ हफ्तों के बाद जो है, कोविड से ठीक होने के बाद जो पेशेंट्स के सिम्टम्स हैं वो परसिस्ट करते हैं या नए सिम्टम्स आते हैं, पर्टिकुलरली साइकोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल दोनों सिम्टम्स जो हैं रिलेटेड टू कोविड वो रहते हैं। और अभी तक साइंस में ये पता नहीं लगाया है कि कुछ लोगों में ये ब्रेन फॉगिंग होती है और कुछ लोगों में नहीं होती है। क्या कारण है ऐसे, क्या रिस्क फैक्टर्स हैं जिनमें कुछ लोगों में ब्रेन फॉगिंग हो सकती है, लेकिन ये देखा गया है और बहुत कॉमन है और दोनों की कॉम्बिनेशन है फिजियोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल फैक्टर्स का। और कुछ हफ्तों से लेके कुछ महीने बाद तक ये कंडीशन हो सकती है जिसमें सिम्टम्स आते हैं। जो सिम्टम्स हैं वो बेसिकली न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स हो सकते हैं कोविड-19 के, यानी कि जो ब्रेन से संबंधित हैं, जैसे डिजीनेस है, हेडेक है, वेक फैटीग है, ये सब सिम्टम्स जो हैं हो सकते हैं जिनको हम ब्रेन फॉगिंग बोलते हैं। एक और रिसर्च में यह बात भी सामने आई है कि कोविड के समय 11% से ज्यादा मरीजों में चिंता, घबराहट और चिड़चिड़ापन जैसी समस्याएं दिखाई दे रही हैं, जिसका हमारे दिमाग पर असर होता है। पेंडेमिक का टाइम है, लोगों में खौफ का माहौल है, डरे हुए हैं लोग, एंग्जाइटी भी है। तो इन सब के होते अगर किसी को लगता है कि उसको कोविड है तो आगे फ्यूचर में क्या होगा, क्या वो ठीक हो पाएगा, क्या वो बच्चों से मिल पाएगा, क्या वो वापस अपने जॉब पे जा पाएगा, तो ये सब फैक्टर्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। और ऐसे टाइम पे जब हम लोगों को ये कहते हैं कि आप सोशली आइसोलेट रहें तो और भी ज्यादा दिक्कत रहती है, क्योंकि वो अकेलापन होता है और अकेलापन जो एक बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर है। सो इम्पॉर्टेंट ये है कि इन चीजों के टाइम पे हम लोगों को ये कहें कि आप कनेक्टेड रहिए, लोगों से कनेक्टेड रहिए, आप फिजिकली आइसोलेट रहिए लेकिन सोशली आइसोलेट मत रहिए। अपने आप को जो है किसी चीज में व्यस्त रखिए, चाहे वो आप वीडियो कॉल्स करें, चाहे वो अपने फैमिली से, एक्सटेंडेड फैमिली से कनेक्ट रहें, बातचीत करें, तो ताकि आप फिजिकली जरूर डिस्टेंस बना के रखें लेकिन सोशली डिस्टेंस मत बना के रखें, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वायरस के म्यूटेशन से खतरा बढ़ा है, जिससे वैज्ञानिकों के सामने भी नई नई चुनौतियां खड़ी हो रही हैं। इंसानी शरीर पर हमला कर रहा वायरस धीरे धीरे इंसान के शरीर के हर हिस्से को इफेक्ट कर रहा है। मतलब साफ है, अदृश्य आतंक धीरे धीरे हमारे शरीर में फैल रहा है, जिससे खतरा कई गुना बढ़ गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। इन सब के बीच कोरोना के बदलते रूप लगातार वैज्ञानिकों, डॉक्टर्स और आम लोगों के लिए मुसीबत बने हुए हैं। डबल म्यूटेंट वेरिएंट तो बेहद खतरनाक अवतार में सामने आ ही चुका है। कोरोना के इस रूप ने भारत समेत दुनिया के 17 देशों में कहर ढा दिया है, लेकिन अब कोरोना के डबल म्यूटेंट वेरिएंट में भी बदलाव की खबरें सामने आई हैं और जानकार इस वेरिएंट को पिछले तमाम वेरिएंट से भी खतरनाक बता रहे हैं। तेजी से अपना रूप बदल रहा है कोरोना। बदलते माहौल के साथ खुद को ढाल रहा है वायरस। म्यूटेट हो चुके वायरस ने फिर बदला अपना रूप। साल 2019 में चीन के वुहान से दुनिया में फैला किलर कोरोना 2021 में भी पूरी दुनिया के लिए घातक बना हुआ है, और इसके पीछे सबसे बड़ी वजह है कोरोना का लगातार बदलता चेहरा, जिसे वैज्ञानिक भाषा में म्यूटेशन कहा जाता है। अब एक बार फिर जानलेवा कोरोना वायरस ने खुद को बदल लिया है। जानकारी के मुताबिक कोरोना के डबल म्यूटेशन टाइप B.1.617 ने फिर रूप बदल लिया है। वैज्ञानिकों ने इसके पहले से ज्यादा संक्रामक होने की आशंका जाहिर की है। नए स्वरूप के मामले भारत, ब्रिटेन और स्पेन में दर्ज किए गए हैं। फिलहाल कोरोना का पिछला डबल म्यूटेशन भारत समेत दुनिया के 17 देशों में फैल चुका है।
देखिए, अगर हम वायरस में बदलाव का कारण समझें तो ये इम्यून रिस्पॉन्स और एंटीबॉडी से बचने के लिए खुद में बदलाव करता रहता है। अब ये बदलाव कुछ भी हो सकता है वायरस बदलने के बाद ज्यादा इंफेक्शियस हो जाए, मतलब ज्यादा संक्रामक या ज्यादा लीथल जानलेवा हो, या हो सकता है कि ये हमारे इम्यून को एस्केप करे, मतलब इसके ऊपर हमारी वैक्सीन का असर ना हो। तो इस समय ये कहना उचित होगा कि वायरस माहौल और वक्त के हिसाब से अपना रूप बदल रहा है। भारत में कोरोना के जिस वायरस ने सबसे ज्यादा कहर बरपाया है वो डबल म्यूटेंट वेरिएंट के नाम से पहचाना गया है। डबल म्यूटेंट देश में सबसे पहले महाराष्ट्र में दिसंबर महीने में पाया गया था। उसके बाद वो देश के बाकी हिस्सों में भी फैल गया और लोगों को बीमार करता गया। कोरोना वायरस के इस वेरिएंट को वैज्ञानिकों ने B.1.617 नाम दिया है। इस डबल म्यूटेशन में दो बड़े म्यूटेशन L452R और E484Q दर्ज किए गए थे, लेकिन अब इसमें से E484Q गायब हो चुका है और अब इसे B.1.617.2 नाम दिया गया है। लेकिन इसके साथ ही वायरस में दूसरे बदलाव हो चुके हैं और इन बदलावों को समझने के लिए अध्ययन किया जा रहा है। डबल म्यूटेशन में वायरस के दो स्वरूप एक साथ थे। अब इसमें से E484Q गायब हो गया है और दूसरे स्वरूप में भी बदलाव हो चुका है। इससे निश्चित रूप में वायरस और मजबूत हुआ है और खतरा बढ़ गया है। इसे खतरनाक इसलिए भी माना जा रहा है क्योंकि इससे और भी ज्यादा तेजी से फैलने की बात कही जा रही है। दूसरे देशों में भी इस नए स्वरूप को चिंता का विषय माना जा रहा है। ये वायरस का वो रूप है जिसके जीनोम में 2 बार बदलाव हो चुके हैं। वायरस खुद को लंबे समय तक प्रभावी रखने के लिए लगातार अपनी जेनेटिक संरचना में बदलाव करता रहा है ताकि उसको खत्म ना किया जा सके। डबल म्यूटेशन की वजह से ये वायरस बहुत ज्यादा खतरनाक बन गया है। जानकारों का मानना है कि ऐसा पहली बार है जब वायरस के 2 जीनोम एक साथ मिलकर इंसान पर हमला कर रहे हैं। 2 वायरस के टाइप एक साथ मिलने से वायरस कई गुना ज्यादा संक्रामक और खौफनाक रूप ले चुका है। अगर आसान भाषा में समझे तो इस डबल म्यूटेशन में कोरोना वायरस से जुड़े 2 अलग अलग तरह के स्पाइक प्रोटीन मार्कर मौजूद हैं। स्पाइक प्रोटीन की मदद से वायरस इंसान के सेल से चिपक जाता है और उसके बाद उसके अंगों पर हमला करता है। इस स्ट्रेन का वेरिएंस स्पाइक प्रोटीन के स्ट्रक्चर को बदल देता है जिससे कि वो कोशिकाओं के साथ अटैच होकर कई गुना तेजी से बढ़ने लगता है, जिसकी वजह से बीमारी ज्यादा से ज्यादा लोगों में फैल रही है। और देश में लगातार चढ़ता कोरोना का ग्राफ भी इस बात की तस्दीक कर रहा है। देश में अप्रैल के आखिरी दिनों से कोरोना के मामले 4 लाख से ऊपर और उसके आसपास घूम रहे हैं। पिछले 4 दिन से लगातार कोरोना के मामले 4 लाख से ऊपर हैं और आने वाले दिनों के लिए भी कोरोना की तीसरी वेव का अलर्ट किया जा चुका है। कोरोना वायरस के भारतीय वेरिएंट को लेकर WHO ने भी चेतावनी दी है। WHO के मुताबिक दुनिया के करीब 17 मुल्कों में वायरस के भारतीय वेरिएंट के मामले देखने को मिल रहे हैं और अब कोरोना के डबल म्यूटेंट ने खतरा और बढ़ा दिया है। इसलिए जरूरी है सावधानी बरतने की, क्योंकि दवाई के साथ साथ नियमों का कड़ाई से पालन भी बहुत जरूरी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। तो एक तरफ कोरोना रूप बदल रहा है और लगातार घातक होता जा रहा है, सांसों की डोर तोड़ता जा रहा है, लेकिन दूसरी तरफ कफन की चोरी हो रही है। जी हां, यूपी के एक शहर में मुर्दों से कफन चुराने वाला गैंग चल रहा था, लेकिन अब यह गैंग सलाखों के पीछे पहुंच चुका है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर मुर्दों के गुनहगार इतना बड़ा पाप कर क्यों रहे थे? हमारी एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देखिए, सब समझ जाएंगे। टूटती सांसों की डोर, यूपी में कफन चोर। कफन के साथ धंधेबाज बेनकाब हो गए आज। लाशों से चुराया कफन, इंसानियत हो गई दफन। आगे कफन की 10 गठरी और पीछे कफन का काला कारोबार करने वाले सौदागर।
ये वो गुनहगार हैं जो कोरोना काल में कफन की चोरी कर रहे थे। ये वो गैंग है जो शमशान से कोरोना संक्रमित मुर्दों के कफन चुराते थे, उस पर ब्रांडेड लेबल लगाते थे और फिर उसे बेच देते थे। सुनकर आप चौंक गए होंगे, हैरान हो गए होंगे, आपको यकीन नहीं होगा, पर सत्य यही है। हैरान और परेशान करने वाली हकीकत है ये। कफन चोरी का यह मामला यूपी के बागपत का है। बड़ौत पुलिस को कई दिनों से शिकायतें मिल रही थी कि इलाके में एक ऐसा कफन गैंग एक्टिव है जो शमशान और कब्रिस्तान से मुर्दों के ऊपर डाले गए कफन, चादर और दूसरे कपड़ों को उठाकर बाजार में बेच रहा है। इसके बाद पुलिस एक्शन में आई और गैंग के 7 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। देखिए, थाना बड़ौत में या कस्बे में ये शिकायत बार बार प्राप्त हो रही थी कि एक दुकान से कुछ लोग जो कपड़े का व्यापार करते हैं वो शमशान घाटों से जो मृत व्यक्तियों के कपड़े चुराकर उनको धोकर और पुनः उस पर फर्जी स्टिकर लगाकर ग्वालियर की किसी कंपनी का लगाकर फिर नए के रूप में बेच रहे हैं। इस प्रकार की शिकायतों पर बड़ौत थाने की टीम ने कल 7 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए कफन चोर बागपत के ही रहने वाले हैं। इनके नाम हैं प्रवीण कुमार जैन, आशीष जैन, श्रवण कुमार शर्मा, ऋषभ जैन, राजू शर्मा, बबलू कश्यप, शाहरुख खान। आरोपी कफन का ये काला कारोबार पिछले 10 साल से कर रहे थे। इसके लिए इन्होंने शमशान घाट और कब्रिस्तान पर दिहाड़ी मजदूर रख रखे थे जो मुर्दों से कफन और कपड़े चोरी करते थे। फिर उस पर ब्रांडेड कंपनी का लेबल लगाकर बाजार में बेचा जाता था। 7 आरोपियों के पास से बड़ी तादाद में कफन और दूसरे कपड़े बरामद किए गए हैं। कफन चोरों के पास से 520 कफन, 127 कुर्ता, 140 सफेद कमीज, 34 सफेद धोती, 12 गर्म शॉल, 52 साड़ी, 3 रिबन के पैकेट और ग्वालियर की कंपनी का स्टिकर बरामद हुआ है। उनसे इस टाइप के जो मृत व्यक्तियों के शमशान से चुराए हुए कपड़े और चादरें, गर्म शॉल और ग्वालियर कंपनी की कुछ रिबन और स्टिकर और जो ब्रांड के उसके लेबल, ये सब बरामद हुए हैं। इनके विरुद्ध सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज करके इनको जेल भेजा जा रहा है। फिलहाल मुर्दों के ये गुनहगार सलाखों के पीछे पहुंच चुके हैं। ऐसे लोगों की जगह जेल ही है, क्योंकि अगर ये बाहर रहेंगे तो पैसे के लिए इंसानियत को शर्मसार करते रहेंगे, मानवता का गला घोटते रहेंगे। पारस जैन, बागपत न्यूज़ 24। और कोरोना महामारी में सिर्फ इंसान ही नहीं बल्कि इंसानियत भी दम तोड़ती दिखाई दे रही है। चंद सिक्कों के लिए लोग जिंदगी का सौदा करने से भी बाज नहीं आ रहे। महामारी के बीच जहां मेडिकल सुविधाओं का अभाव है, वहीं देश में कालाबाजारी और चोरों ने अपना धंधा जोर से जमा रखा है। लेकिन ऐसे गद्दारों को लेकर पुलिस और प्रशासन भी सख्त है। कोरोना की वजह से देश का मेडिकल सिस्टम खुद वेंटिलेटर पर पहुंच चुका है। देश के हर राज्य के हर जिले का हर शहर ऑक्सीजन, बेड और दवाओं की किल्लत की मार से परेशान है। उस पर से रही सही कसर देश में दवा और हवा के नाम पर लूट मचाने वालों ने पूरी कर दी है और देश में जिंदगी के नाम पर कमाई करने वालों को पुलिस और प्रशासन ने सबक सिखाने की ठान ली है। घुटने के बल पुलिस स्टेशन में अपने गुनाहों का हिसाब किताब देने में जुटे ये वो कालाबाजारी हैं जिनके लिए जिंदगी से ज्यादा पैसा मायने रखता है और जो अस्पतालों से जरूरी दवाओं की खेप को चुराकर मार्केट में कई गुना दामों पर बेच रहे थे। आपदा में अवसर ढूंढने वाले जयपुर पुलिस ने कुछ और लोगों को गिरफ्तार किया है। ये वही 3 लोग हैं जो कि रेमडेसिविर इंजेक्शन को कालाबाजारी कर रहे थे, अस्पतालों से चुरा कर उन मरीजों को जिन्हें की इसकी सख्त ज़रूरत थी उन तक नहीं पहुंचने दे रहे थे। 60,000 रुपये में ये लोग रेमडेसिविर के इंजेक्शन बेच रहे थे। और सबसे बड़ी बात है, खुद उस प्रोफेशन से जुड़े हुए हैं जिस प्रोफेशन में ऐसा कहा जाता है कि एक एक शख्स की जान बचाना इनका कर्तव्य है, लेकिन
ये सभी लोग रेमडेसिविर इंजेक्शन को चुरा कर बेच रहे थे। जयपुर पुलिस की एक और बड़ी कार्रवाई, इसी तरह की एक कार्रवाई जयपुर कमिश्नरेट की तरफ से की गई थी, जिसमें कुछ और रेमडेसिविर बेचने वालों को गिरफ्तार किया गया था। अब 3 और लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इसमें से एक मेडिकल स्टाफ है, जबकि 2 लोग एजेंट हैं। फिलहाल तो अब इनसे पूछताछ की जा रही है, कितने लोगों को भेजा, कहाँ से, किस तरह से ये लोग किन अस्पतालों से इस रेमडेसिविर इंजेक्शन को चुराते थे। हैं डॉक्टर साहब, क्यों कर रहे थे भाई ऐसा? सर एक्चुअली मेरे पास किसी का फ़ोन आया था कि आपको मदद की ज़रूरत है रेमडेसिविर की, तो मैंने कहा चलो ठीक है। तो मेरे किसी जीवन रक्षा हॉस्पिटल है, वहाँ पे 2 इंजेक्शन रखे हुए थे उनके पास रेमडेसिविर। तो मैंने उनको बोला कि आप वहाँ से कलेक्ट कर लो या फिर आप परचेज़ करके वहाँ पे जो भी है वो ले लेना। तो उन्होंने वहाँ से परचेज़ की होंगे, पीछे से इनके पीछे ट्रेसिंग हो रही होगी। अब इनको तो मैं जानता हूँ खैर 6 महीने से, उनको मैं नहीं जानता। पीछे से ट्रेसिंग हो रही होगी, इनके लपेटे में आ गया फिर। सर क्यों ऐसा कर रहे थे भाई? वहाँ कितने लोगों की जान बच सकती थी यार, क्यों ऐसा करते हो आप लोग? सर कालाबाजारी नहीं कर रहे थे, इनके कोई रिश्तेदार। 30,000 रुपये लिए आपने? नहीं सर, वो मैंने यूं क्यों दे दिए थे सर। अब तक की जांच में पता चला है कि लैब से अस्पताल तक इन जीवन रक्षक इंजेक्शन की कालाबाजारी की एक पूरी चेन काम कर रही थी। पुलिस नेटवर्क और गुर्गों की तलाश में जुट गई है। आपके चक्कर में, पैसे कमाने के चक्कर में जो बेच रहे हैं, इस प्रकार से कार्रवाई की हमारे डीसीपी साहब के नेतृत्व में। एसीपी साहब श्री अमित साहू साहब ने, डीएसटी टीम ने, एसएचओ साहब ने मिलकर कार्रवाई की है। इसमें तफ्तीश जारी है, आगे जो तफ्तीश में सामने है वो दिखाएंगे। इनसे रेमडेसिविर की वाइल भी जब्त की है, इंजेक्शन? नहीं, दो इंजेक्शन हैं, 2 शीशी हैं 2 इंजेक्शन की, वो जब्त की है। यूपी में भी कालाबाजारी करने वालों की धरपकड़ जारी है। नोएडा पुलिस ने रेमडेसिविर इंजेक्शन के नाम पर धोखाधड़ी करने वाले 7 लोगों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए गैंग में मेरठ के सपा नेता और पूर्व मंत्री शाहिद मंजूर का भांजा मुशीर भी शामिल है। नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन बेचने के दौरान शनिवार को नोएडा पुलिस की क्राइम ब्रांच और सेक्टर 58 पुलिस ने गिरफ्तार किया है। विगत कुछ दिनों में हम लोगों ने काफी ऐसे गैंग पकड़े हैं। इसी क्रम में एसीपी सेकंड और एसओ सेक्टर 58 की टीम को एक सफलता मिली है, जिसमें इन लोगों ने 7 लोगों को अरेस्ट किया है। इन 7 लोगों में से 3 मेरठ के, 3 हापुड़ के और 1 फर्रुखाबाद का रहने वाला है। ये बेसिकली सभी लोग मेडिकल प्रोफेशन से जुड़े हुए हैं और अस्पतालों वगैरह में जो लोग इन सभी चीज़ों की, खास करके रेमडेसिविर और इस तरह के इंजेक्शन्स को जो ढूंढ रहे थे, उन लोगों को ये अपना शिकार बनाते थे। ये लोग बेसिकली एक निमोनिया में यूज होने वाले इंजेक्शन के ऊपर रेमडेसिविर का रैपर लगा करके बेच रहे थे और इनके पोजीशन से 9 इस तरह के इंजेक्शन्स मिले हैं जिसपे रेमडेसिविर का रैपर लगा हुआ है। ये सभी मेडिकल प्रोफेशन से जुड़े हुए हैं। पुलिस के अधिकारियों ने बताया कि ये लोग मेरोपेनम इंजेक्शन का जेनरिक इंजेक्शन जो निमोनिया की बीमारी में काम आता है और दूसरे सस्ते इंजेक्शन खरीद कर लाते थे। उसके बाद उसका लेबल बदलकर रेमडेसिविर इंजेक्शन का नकली लेबल चिपकाकर जरूरतमंद लोगों को 40 से 50,000 रुपए में बेच देते थे। शनिवार को ये लोग नोएडा के एक अस्पताल में नकली दवा बेचने आए थे और पुलिस के हत्थे चढ़ गए। दूसरी तरफ यूपी के अलीगढ़ में बन्ना देवी थाना पुलिस ने रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी करने वाले युवक को गिरफ्तार किया। युवक 3400 रुपए कीमत वाला रेमडेसिविर इंजेक्शन 22,000 रुपए में बेच रहा था। पुलिस ने उसके पास से 4 इंजेक्शन बरामद किए हैं। पकड़ा गया आरोपी जैन मेडिकल कॉलेज में वार्ड बॉय की नौकरी करता था। शिकायत प्राप्त हुई थी, पुलिस वालों की रैकी चल रही थी वहाँ पे, तो उनके द्वारा वहाँ सर्च की गई तो वहाँ पे 4 इंजेक्शन उन्होंने एक आदमी को, जिसका नाम धीरेन्द्र बघेल उर्फ गिरधारी सिंह है, जो मेन रोड बाईपास का रहने वाला है, वो वहाँ पर स्कूटी में चढ़कर अपने लोगों को बेच रहा था। इस कोविड-19 को देखते हुए वो इस तरह की कालाबाजारी कर रहा था, जिसकी एमआरपी करीब 3600 रुपये है और वो उसको 3200 रुपये से 32,000 से लेके 40,000, 35,000, 50,000 तक बेच रहा था, जो इस आपदा प्रबंधन में के नियम में आता है, जो उसके और ड्रग एक्ट के अंदर भी आता है। उसके सैंपल लेके प्रयोगशाला भेजे जा रहे हैं और जांच हेतु उसके बाद एफआईआर दर्ज कराई जाती है। बिहार की राजधानी पटना में भी नकली दवा का काला कारोबार करने वालों पर पुलिस का डंडा चला। अपराधियों को पकड़ने के लिए पटना पुलिस की क्राइम ब्रांच ने कंकड़बाग में ग्राहक बनकर 40,000 रुपए में रेमडेसिविर का सौदा किया और जब पुलिस वाले इंजेक्शन लेने पहुंचे तो आरोपियों ने 3 इंजेक्शन के लिए 1,20,000 की डिमांड की।
लेकिन जैसे ही आरोपियों ने इंजेक्शन पुलिस के अधिकारियों को दिए, पुलिस ने कालाबाजारियों को धर दबोचा। हम लोगों ने एक ट्रैप किया हुआ था और इसमें कुछ लोग रेमडेसिविर इंजेक्शन की लेन देन कर रहे थे और जिसमें हमारी टीम ने हम लोगों ने तीन लोगों की इसमें गिरफ्तारी की गई है। उधर से लगाई है और अभी पूछताछ चल रही है। इसमें आगे कुछ और हम लोग आगे अपडेट करेंगे। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार लोगों में एक दवा कंपनी का एमआर है, जबकि 2 आरोपी एक न्यूज पोर्टल चलाते हैं। कोतवाली के अपराध क्रमांक 337/2021 जिसमें कोरोना में उपयोग किया जाने वाला इंजेक्शन रेमडेसिविर की कालाबाजारी की गई थी। उसमें अभी तक कुल 6 आरोपी गिरफ्तार कोतवाली पुलिस द्वारा किए जा चुके हैं। और भी जितने नाम आएंगे उन सभी के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। विवेचना भी की जा रही है। बहुत बारीकी से टीम लगी हुई है, हमारी 3 टीमें लगी हैं। श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय निर्देशन देते हैं, सुपरविजन कर रहा है डेली प्रतिदिन। CSP साहब विवेक सिंह चौहान साहब भी प्रतिदिन सुपरविजन कर रहे हैं उस मामले का। मध्य प्रदेश के देवास से भी कालाबाजारियों पर पुलिस की कार्रवाई की खबर सामने आई है। देवास में आरोपी अमलतास अस्पताल से जरूरी दवाओं को चुराकर बाजार में ऊंचे दामों में बेचता था। पुलिस ने दवा की कालाबाजारी के आरोप में 6 लोगों को गिरफ्तार किया है और सभी पर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत मामला दर्ज किया गया है। जयपुर से केजे श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। ये सिर्फ कालाबाजारी नहीं कर रहे, ये सिर्फ मुनाफाखोर नहीं, बल्कि असल में एक तरह से लोगों के हत्यारे हैं। लेकिन इन सब के बीच देश के हर हिस्से से लगातार कोरोना महामारी से जुड़ी डराने वाली, रुलाने वाली तस्वीरें सामने आ रही हैं। लेकिन इस महामारी को थामने की अब तक की हर कोशिश फिलहाल नाकाम ही साबित हो रही है। दिल्ली में कोरोना को रोकने के लिए लॉकडाउन को और ज्यादा सख्त किया गया, लेकिन देश के छोटे इलाकों में तस्वीरें बेहद संवेदनशील हैं। कोरोना संक्रमण की रफ्तार से सहमा हिंदुस्तान। कोरोना लड़ाई के हथियार वैक्सीन और लॉकडाउन। देश के शहरों में कोरोना की चाल ने डराया। कोरोना के आगे सिस्टम और इंसान हारा। कोरोना की पहली लहर पर काबू पाने वाला हिंदुस्तान महामारी की दूसरी लहर से बुरी तरह परेशान है। देश में कोरोना के रोजाना मामले 4 लाख से ऊपर जा रहे हैं। देश के हर शहर में ऑक्सीजन और दवाइयों की मारामारी है। टीकाकरण की रफ्तार सुस्त है और देश के अलग अलग हिस्सों में एक बार फिर लॉकडाउन के ऐलान से जनता परेशान है। दिल्ली में लॉकडाउन। कोरोना की मार से राजधानी दिल्ली परेशान। दिल्ली में एक बार फिर लॉकडाउन की मियाद बढ़ा दी गई है। दिल्ली में बेकाबू होते कोरोना वायरस संक्रमण को देखते हुए सीएम अरविंद केजरीवाल ने लॉकडाउन को 1 सप्ताह के लिए और बढ़ा दिया है। अब दिल्ली में 17 मई सुबह 5 बजे तक लॉकडाउन रहेगा। वहीं सोमवार से दिल्ली में मेट्रो सेवा को पूरी तरह से बंद करने का भी बड़ा फैसला लिया गया है। केजरीवाल ने दिल्ली में बेकाबू होते हालातों को संभालने के लिए और ज्यादा सख्ती बरतने की बात की है। आप सब लोगों के फीडबैक के आधार पे, आप सब लोगों की इसके आधार पे मजबूरीवश अभी 1 हफ्ते का लॉकडाउन और बढ़ाया जा रहा है। कल सुबह 5 बजे ये लॉकडाउन ख़त्म होना था, लेकिन अब ये अगले सोमवार को 5 बजे तक के सुबह 5 बजे तक के लिए बढ़ाया जा रहा है और इस बार थोड़ा सा और सख्त किया जा रहा है। कल से दिल्ली के अंदर मेट्रो भी चलना बंद हो जाएंगी। हमारी कोशिश है कि जितना ज़्यादा इसको लॉकडाउन को सख्त किया जाएगा उतना तेज़ी से हम सब लोग कोरोना पे काबू पा पाएंगे। दिल्ली में शनिवार को कोविड-19 से 332 और मौतें हुई और संक्रमण के 17,364 नए मामले आए। लेकिन अच्छी बात यह रही कि शनिवार को लगातार तीसरे दिन संक्रमण दर 25% से नीचे रहा। दिल्ली में मेडिकल बुलेटिन के मुताबिक दिल्ली में शनिवार तक
87,907 मरीजों का इलाज चल रहा था और 12.03 लाख से अधिक लोग ठीक हो चुके थे। लेकिन उसके बाद भी दिल्ली के अस्पतालों की हालत खुशी देने वाली नहीं है और यही वजह है कि दिल्ली को लॉकडाउन जैसे सख्त फैसले को लगातार और सख्ती के साथ बढ़ाना पड़ रहा है। सुपौल, बिहार। कोरोना की मार से करार रहे बिहार का दर्दनाक हाल देखिए। अस्पताल की चौखट पर अपनों की लाश लेकर बैठे परिजनों की तस्वीरें बिहार के तमाम सिस्टम पर करारा तमाचा है। तस्वीरें सुपौल के त्रिवेणीगंज की हैं, जहां कोरोना से हालत बिगड़ने पर परिवार के सदस्य महिला को अनुमंडलीय अस्पताल लेकर पहुंचे, लेकिन ना तो मरीज को ऑक्सीजन नसीब हुई, न दवा, न डॉक्टर्स ने मरीज को संभालने की जहमत उठाई और नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।